उन्नति और विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। नव संकल्पों के साथ करें नए साल की शुरुआत, मेहनत और लगन से बन जाएगी बात। किसान भाइयों, नए साल की अनंत शुभकामनाओं के साथ ही आपका स्वागत है भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में। नमस्कार, मैं हूं चंचल। आज कृषि दर्शन में हम बात करेंगे संरक्षित खेती की, सुरक्षित खेती की, प्राकृतिक खेती की। मगर उससे पहले आइए देखते हैं खबरें खेती की। किसान भाइयों नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं खेती से जुड़ी आज की खास खबरें। यूनिवर्सल सोलर कंट्रोलर लगाने पर मिलेगा अनुदान, भेड़ बकरी पालन पर किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित और अतिरिक्त आय का जरिया है मधुमक्खी पालन। उद्यान विभाग ने किसानों को यूनिवर्सल सोलर कंट्रोलर लगाने पर अनुदान देने की नई योजना शुरू की है। उद्यान विभाग ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत यूनिवर्सल सोलर कंट्रोलर पर अनुदान देने की नई योजना शुरू की है। इसके तहत पात्र किसानों को 60% तक अनुदान दिया जाएगा। इस कंट्रोलर के लग जाने के बाद दिन में ही सूरज की ऊर्जा स्टोर हो जाएगी। इससे किसान जब चाहे फसलों की सिंचाई कर सकते हैं। वहीं इस ऊर्जा का इस्तेमाल आटा चक्की, डीप फ्रिज, मिनी कोल्ड स्टोरेज, बल्क मिल्क चिलर, थ्रेसिंग और फल सब्जी सुखाने और लाइट जलाने में किया जा सकता है। आमतौर पर किसान इन सौर ऊर्जा संयंत्रों का उपयोग सिंचाई के रूप में ही कर रहे हैं। इन सौर ऊर्जा संयंत्रों का उपयोग साल में 150 दिन ही हो पाता है। शेष दिन सोलर पैनल की ओर से उत्पादित ऊर्जा का उपयोग नहीं हो पा रहा है। उस समय में उत्पादित ऊर्जा को स्टोरेज कर काम में लिया जा सकता है। इस योजना के लिए किसानों को खेत की जमाबंदी, पासबुक की छाया प्रति, फोटो, किसान के खेत पर सौर ऊर्जा पंप संयंत्र स्थापित होने का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, त्रिपाठी अनुबंध पत्र लगाना जरूरी होगा। कृषि विज्ञान केंद्र धौलपुर में भेड़ बकरी पालन विषय पर किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्र प्रभारी डॉक्टर नवाब मलिक ने कहा कि देश के सकल घरेलू उत्पाद में पशुपालन 4.1% से ज्यादा योगदान देता है। उन्होंने बताया कि किसान उन्नत नस्ल के पशुओं का पालन करके न केवल लागत कम कर सकते हैं, बल्कि अपनी आय बढ़ोतरी के साथ साथ दूसरे लोगों के लिए भी रोजगार का सृजन कर सकते हैं। प्रशिक्षण प्रभारी शिव मूर्त मीना ने बताया कि पहले भेड़ पालन ऊन उत्पादन से संबंधित जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता था, परंतु अब ये मांस उत्पादन के लिए भी किया जाने लगा है। उन्होंने मेमनों का प्रबंधन, देशी भेड़ों में नस्ल सुधार, प्रजनन प्रबंधन और गर्भावस्था स्वास्थ्य की जानकारी दी। साथ ही शहतूत, अरड़ू, सहजन, नेपियर घास को पशुओं के लिए उपयुक्त बताया। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक ने विभाग द्वारा भेड़ बकरी पालन की सरकारी योजनाओं के लाभ, पशुओं का बीमा, टीकाकरण के साथ ही बकरियों में होने वाली बीमारियों के नियंत्रण आदि की जानकारी भी दी। इस प्रशिक्षण में धर्मपुरा, बैसाख, लोहारपुरा, पंजीपुरा आदि गांवों से लगभग 40 किसानों ने भाग लिया। सरसों अनुसंधान निदेशालय के निदेशक डॉक्टर पी.के. राय ने किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मधुमक्खी पालन किसानों के लिए अतिरिक्त आय का जरिया है। किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर राय ने बताया कि वैज्ञानिक विधि से सरसों का उत्पादन करके किसान देश को खाद्य तेलों के मामले में आत्मनिर्भरता दिला सकते हैं। वहीं सरसों उत्पादक किसान मधुमक्खी पालन करके अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं। मधुमक्खी पालन करने से फसल में अधिक फूल बनते हैं, इससे पैदावार में बढ़ोतरी होती है। कार्यक्रम में प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक शर्मा ने कहा कि मधुमक्खी पालन की शुरुआत से पूर्व इसके पालकों को तकनीकी जानकारी होना जरूरी है। किसान मधुमक्खी का जीवन चक्र, व्यवहार,
खान पान आदि की जानकारी से अपना लाभ बढ़ा सकता है। उन्होंने कहा कि मधुमक्खी पालन को किसान अथवा युवा समूह बनाकर करें, जिससे इसके प्रबंधन में आसानी हो। प्रशिक्षण के दौरान किसानों को मधुमक्खी प्रबंधन, जीवन चक्र पालन के लिए आवश्यक सामान, मधुमक्खियों द्वारा परागीकरण, मकरंद पराग का स्रोत, रोग और शत्रु कीट नियंत्रण, शहद की उपयोगिता, रानी मक्खी का पालन पोषण, मोम और विष की उपयोगिता के बारे में बताया गया। इस प्रशिक्षण में करौली जिले के 25 किसानों ने भाग लिया। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। किसान भाइयों कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कहते हैं कि प्रकृति की ही गोद में है जीवन का सार, प्राकृतिक अपनाएंगे तब होगा उद्धार। आज कृषि दर्शन में हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती, लाभकारी खेती। इस विषय पर हमें जानकारी दे रहे हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ अजय कुमार पचौरी, संयुक्त निदेशक पंत कृषि भवन जयपुर से। तो लेते हैं इनसे जानकारी। कृषि, वृक्ष, गाय और जल स्रोत जीवन है इनसे ओतप्रोत। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वाइब्रेंट गुजरात का जो सम्मेलन हुआ, इसके दौरान प्राकृतिक खेती पर बड़ा जोर दिया है और उन्होंने इसकी आवश्यकता बताई है। इसी संदर्भ में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि प्राकृतिक खेती क्यों लाभकारी है। किसान भाइयों, हम लंबे समय से खेती करते आ रहे हैं। पुराने समय में भी खेती की जाती थी। आज के युग में उन्नत प्रजातियां, तरह तरह के आदान हम खेती में प्रयोग करते हैं। उसके बावजूद भी हमारी फसलों में विभिन्न प्रकार के कीड़े, बीमारियां इत्यादि का प्रकोप होता है, जिनसे बचने के लिए हम बहुत सारे रसायनों का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या हम खेती के साथ साथ प्रकृति से छेड़छाड़ तो नहीं कर रहे हैं? और इन सब चीज़ों को देखते हुए आज हमारे सामने आवश्यकता आन पड़ी है कि हम खेती में लागत को कैसे कम करें, खेती को उत्तम कैसे बनाएं, और उसका सर्वोत्तम तरीका है प्राकृतिक खेती या कुदरती खेती। यूँ कहें तो कुदरत ने हमको सब कुछ दिया है। खेती के अंदर हम कुदरती खेती का प्रारंभ करते हैं। अब वो समय आ गया है कि हमें इस प्रकार की खेती को जोर देना चाहिए। कम पानी, कम लागत, बिना कीड़े और बीमारियों के, इस प्रकार की खेती जिससे हमको उत्तम उत्पाद प्राप्त हो, लागत कम रहे और लाभ ज़्यादा हो। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं इसके विषय में। बहुत कुछ नहीं है, हमारे पूर्वज पूर्व से करते आ रहे थे, लेकिन उसको हमने एक नए रूप में ढाला है। तो हम चर्चा करते हैं कि प्राकृतिक खेती, यह खेती 4 पहियों पर आधारित है। पहला पहिया बीजामृत, दूसरा पहिया जीवामृत, तीसरा आच्छादन और वाफसा। देखिए, महाराष्ट्र में सुभाष पालेकर जी, इन्होंने बहुत बड़े स्तर पर इस खेती को बढ़ावा दिया और बहुत सारे किसान इनसे जुड़े हुए हैं। राजस्थान में भी 1-2 बार इनके कार्यक्रम आयोजित किए गए, बहुत सारे किसान इनसे जुड़े हुए हैं। तो समझते हैं छोटी छोटी बातों को कि क्या है ये बात, किस तरह हम बिना आदान के कम लागत में अपने बजट को जीरो करते हुए जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं बीजामृत की। देखिए किसान भाइयों, क्या है कि इसमें ये प्राकृतिक खेती का जो तरीका है, इसमें हम आवश्यकता मानते हैं, जो धुरी मानते हैं, वो मानते हैं कि हमारे पास देसी गाय हो तो बहुत बेहतर रहता है। देसी गाय का गोबर 5 किलो हम ले लें, इसके साथ साथ 5 लीटर गौमूत्र हम साथ में लेंगे। अगर हमारे पास देसी गाय नहीं है तो हम देसी बैल या देसी भैंस का गोबर भी ले सकते हैं, गौमूत्र भी ले सकते हैं। इस गौमूत्र के अंदर और गोबर का हमको घोल बनाना है और इस घोल के अंदर हम 50 ग्राम चूना जो है इसमें डाल दें और अपने खेत के मुंडेर जो चारों तरफ मेड़ बनी है, इसकी अच्छी मिट्टी 1-2 मुट्ठी मिट्टी इसके अंदर मिलाएं और 20 लीटर पानी के साथ इसका घोल बनाएं। इस घोल को हमको 24 घंटे कम से कम रखना होगा। इस 24 घंटे के दौरान हमको दिन में 2 बार लकड़ी की सहायता से इसको हिलाएं। जिस दिशा में घड़ी घूमती है उसी दिशा में इसको 5-5 मिनट तक हम मिलाएं
और इसको 24 घंटे के बाद काम में लें। 100 किलो बीजों के लिए 20 लीटर घोल पर्याप्त होता है। यदि हम आलू, गन्ना इत्यादि की फसलें बोते हैं तो 50 लीटर घोल ही पर्याप्त होता है। इन चीज़ों से इससे हम बीज का संस्कार करेंगे। जैसे हम कृषि में बीजोपचार करते हैं, बिल्कुल वही हमको इस घोल से बीजोपचार करना है। इस प्रकार बीजोपचार करने से अंकुरण अच्छा होता है, जड़ें ज़्यादा निकलती हैं, जड़ों का जमाव अच्छा होता है, फलन फूलन ज़्यादा होता है। और यह देखने में आया है कि यदि बीजामृत के माध्यम से हम बीज उपचार करते हैं तो हमारा अंकुरण 90% से अधिक होता है। तो है ना फ़ायदे की बात कि जितने ज़्यादा पौधे हमारे खेत में अंकुरित होंगे, अच्छी तरह से जमेंगे, उतनी उनकी बढ़वार अच्छी होगी, उतनी पैदावार हमको मिलेगी। साथ ही साथ हमको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि प्राकृतिक खेती में कहा गया है कि हम फसलों की बुआई या पेड़ इत्यादि यदि रोपने हैं तो उत्तर दक्षिण दिशा में कतार बनाएं। इससे धूप अच्छी तरह से लगेगी और फलन बहुत अच्छा होगा। तो इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन यदि आपके खेत में ढाल है तो हमको ढाल के विपरीत कतार बनाकर बुआई करनी है। तो किसान भाइयों, ये बीजामृत ये वास्तव में अमृत का काम करता है, अंकुरण को बढ़ाता है, जड़ों को जमाने में मदद करता है और पैदावार बढ़ाने में सहायक है। अब हम चलते हैं दूसरे आधार की तरफ, दूसरे पहिए की तरफ, जो है आच्छादन। आच्छादन क्या है? किसान भाइयों, आच्छादन से पहले यदि मैं जीवामृत की बात करूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जीवामृत भी बीजामृत की तरह इसमें हम 10 से 20 किलो घोल लेते हैं, गोबर लेते हैं और 5 से 10 लीटर गौमूत्र लिया जाता है। तो हमने 10 किलो गाय का गोबर, देसी गाय का गोबर लिया, 5 से 10 लीटर ही हमने गौमूत्र लिया। अगर देसी गाय नहीं है तो देसी बैल या देसी भैंस का मूत्र भी लिया जा सकता है और इसमें मानव मूत्र भी सम्मिलित किया जा सकता है जीवामृत के संदर्भ में। इसके साथ साथ इसमें हमको 1 से 2 किलो गुड़, यदि गुड़ नहीं है तो 4 लीटर गन्ने का रस, और गन्ने का रस भी नहीं है तो हम 1 लीटर नारियल का पानी, पके हुए नारियल का पानी इसके अंदर मिला सकते हैं। साथ ही साथ हमको 2 से 3 किलो दलहन का आटा, जिसमें हम मूंग का, चने का, अरहर का, इस प्रकार का आटा इसके अंदर हमको मिलाना है। और थोड़ा सा जो हमारी मुंडेर की मिट्टी है, हमारे खेत की मेड़ की मिट्टी है, उस 2-3 मुट्ठी इसके अंदर मिलाना है और मिलाने के बाद 48 घंटे के लिए इसको रख देना है। जिस प्रकार हमने बीजामृत में किया था, हमको प्रतिदिन दिन में 2 बार इसको घड़ी की दिशा में लकड़ी की सहायता से इस घोल को मिलाना है और इसमें मात्रा 200 लीटर पानी की रखनी है। इस प्रकार ये आपका जीवामृत 48 घंटे बाद ये जीवामृत तैयार हो जाएगा। वास्तव में ये जीवामृत है। इस जीवामृत का प्रयोग तैयार करने के 7 दिन के अंदर हमको करना है। अगर 7 दिन से ज़्यादा ये बच जाता है तो उसको हमको मिट्टी के अंदर मिला देने का है और हम पुनः दूसरा जीवामृत तैयार कर सकते हैं। इस जीवामृत के घोल के, यदि मैं इस जीवामृत का मानूं तो इसके 1 ग्राम जीवामृत में लगभग 500 करोड़ जो है सूक्ष्म जीव निवास करते हैं। तो आप देखिए कि हम जब जीवामृत को मिट्टी में मिलाते हैं, पानी के साथ हम फसलों को देते हैं, जड़ों के पास पहुंचता है, तो हम असंख्य संख्या में, अनगिनत संख्या में ऐसे जीवों को जो कि लाभदायक हैं, हमारे लिए काम करते हैं, हम उनको हमारी भूमि में पहुंचाते हैं। इसके पीछे की कहानी क्या है? तो किसान भाइयों, देखिए कि ये भूमि अन्नपूर्णा है। प्रकृति ने अनेकों पोषक तत्व, खनिज तत्वों के रूप में इस भूमि में दिए हुए हैं। इनमें से कुछ खनिज ऐसे होते हैं जो हमारी फसलों के लिए आवश्यक होते हैं, जिनको हम आवश्यक पोषक तत्व कहते हैं। लेकिन ये सभी तत्व भूमि में मौजूद तो हैं, लेकिन ये उपलब्ध अवस्था में नहीं है। और ऐसे पोषक तत्वों को उपलब्ध अवस्था में लाने के लिए हम इसमें भूमि में एक संस्कार कर रहे हैं, जिसको कहते हैं जीवामृत संस्कार। और इसके माध्यम से हम ऐसे असंख्य सूक्ष्म जीवों को भूमि में मिलाते हैं जो कि इन पोषक तत्वों को उपलब्ध कराने का काम करते हैं। यदि मैं सरल भाषा में कहूँ तो ये इस भोजन को पकाते हैं, जिससे कि जड़ों को, पौधों को आसानी से इनकी प्राप्ति हो सके। एक और चमत्कार जीवामृत करता है। जीवामृत मिट्टी में डालते ही ज़मीन के अंदर जो केंचुए होते हैं,
जो कि लगभग 10 से 15 फीट की गहराई के अंदर समाधि की अवस्था में रहते हैं, शांत अवस्था में रहते हैं, उनको ऊपर की सतह पर लेकर आता है। ये केंचुए प्रकृति का वरदान है। इन केंचुओं में क्या शक्ति है कि ये भूमि में, जिस भूमि के अंदर खनिज पदार्थों की भरपूर मात्रा है, ज़मीन में नीचे की गहराइयों में, ये उस मिट्टी को खाते हैं और खाने के बाद इनके पेट की आंतड़ी में इसको पचाते हैं और पचाने के बाद मल के रूप में उसको बाहर छोड़ते हैं। तो जो मल के रूप में काष्ठ बाहर छोड़ी जाती है, ये हमारे लिए वरदान है। तो जब हम जीवामृत डालते हैं तो केंचुए तुरंत समाधि तोड़कर ऊपर की सतहों पर आते हैं और अपने द्वारा जो मिट्टी उनके द्वारा जो ग्रहण की जाती है और काष्ठ के रूप में जो छोड़ी जाती है, उससे ऊपर की सतह को मालामाल करते हैं और विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा किसान भाइयों की केंचुए के मल में मिट्टी से 7 गुना ज़्यादा नाइट्रोजन, 9 गुना ज़्यादा फास्फोरस, 11 गुना ज़्यादा पोटाश, 6 गुना ज़्यादा कैल्शियम, 8 गुना ज़्यादा मैग्नीशियम, 10 गुना ज़्यादा आयरन जिसको हम लोहा कहते हैं, ये तत्व उसके अंदर होते हैं जो हमको स्वतः ही मिल जाते हैं। तो हमको इसका प्रयोग करना है। अब हम आच्छादन की बात करते हैं। आच्छादन के अंदर 3 प्रकार का आच्छादन होता है। पहला मिट्टी का आच्छादन, दूसरा होता है काष्ठ आच्छादन, तीसरा होता है सजीव आच्छादन। मिट्टी का आच्छादन जब हम खेत की जुताई करते हैं तो ऊपर की मिट्टी को भुरभुरा बना देते हैं। इस प्रकार मिट्टी टूट जाती है और टूटने के बाद, भुरभुरी होने के बाद वो सतह के ऊपर एक कवर के रूप में, एक आच्छादन के रूप में बिछ जाती है, जिससे कि हमारे खेत की नमी, हमारे खेत का तापक्रम प्रबंधित रहता है और हम बोने की स्थिति में आते हैं। तो इसको हम कहते हैं मृदा आच्छादन। प्राय बरसात होने के बाद जब खेत में ऊपर पपड़ी पड़ जाती है, उस पपड़ी को तोड़ा जाता है जिससे कि मृदा का आच्छादन बन जाए और हमारे खेत की नमी वाष्प बनकर नहीं उड़ पाए। दूसरा आच्छादन होता है काष्ठ आच्छादन। जब हम खेती करते हैं, दाने को फसल के रूप में काट कर रख लेते हैं, लेकिन जो अवशेष भाग बचता है, उस अवशेष भाग का हम यदि खेत की सतह पर प्रयोग करें, जितने भी प्रकार का भूसा है, कड़बी है, तना है, टहनियाँ हैं, इनको हम यदि आच्छादन के रूप में प्रयोग करें, जिसको हम मल्चिंग कहते हैं, उसके रूप में खेत में प्रयोग करें तो ये बड़ा लाभदायक होता है। तीसरा है सजीव आच्छादन, जिसके अंदर हम फसलों के साथ अंतरशस्यीय फसलें भी लेते हैं और अंतरशस्यीय जो फसलें हैं उनके माध्यम से जो है सजीव आच्छादन होता है। भूमि ढकी रहती है और हमारा नमी का बचत उसमें होती रहती है। तो जब हम जीवामृत खेत में डालते हैं तो इसके माध्यम से हमारा जड़ों के पास एक सूक्ष्म वातावरण का निर्माण होता है, जो कि पौधों को पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाता है। एक और ख़ास बात चलते चलते मैं बताना चाहूँगा कि जो चौथा स्तंभ है हमारा प्राकृतिक खेती का, वो है वाफसा। वाफसा क्या है? वाफसा और कुछ भी नहीं है। कहते हैं सुभाष पालेकर जी क्या कहते हैं कि भूमि के अंदर जो ऊपर की हवा होती है उसमें से 25 से 32% हवा और लगभग 65 से 72% नमी, इन दोनों का एक मिश्रण वाष्प के रूप में होता है और जड़ें इसको वाष्प के रूप में, प्राणवायु और जलवाष्प के रूप में पानी को ग्रहण करती हैं। इसी को वाफसा कहते हैं और इसी वाफसा का निर्माण जीवामृत का प्रयोग करने से होता है। इस जीवामृत को अगर हम सिंचाई के पानी के साथ 15 दिन के अंतराल से फसलों में दें तो करीबन 125 लीटर जीवामृत पानी के साथ में हम जीवामृत 1 बीघा के लिए दे सकते हैं। यदि एकड़ की बात करता हूँ तो 200 लीटर जीवामृत तैयार कर पानी के साथ में आप प्रति एकड़ इसका प्रयोग कर सकते हैं। और इसको ज़्यादा गोबर की खाद के साथ मिलाकर आप इसको घन जीवामृत भी बना सकते हैं, जिसको हम कहते हैं घन जीवामृत के लड्डू भी बना सकते हैं, सूखा भी बना सकते हैं और सूखा बनाकर फसलों के साथ में प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, इन छोटी सी छोटी बातों को ध्यान में रखकर हम आदानों को हटा सकते हैं हमारे खेत से। विभिन्न प्रकार के हानिकारक रसायन, जहरीले रसायन जिनसे हमारे मिट्टी और हमारी खेती दूषित हो रही है, उसको हम दूर कर सकते हैं, उनको कमी कर सकते हैं। साथ साथ राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि हमको हमारे खेत में जैविक खादों का बड़ा ध्यान रखना है और हम हरी खाद, जैविक खाद, केंचुए की खाद, इसका प्रयोग खेत में नियमित रूप से करें तो हम निश्चित तौर पर प्रकृति की तरफ जाएंगे। उत्तम उत्पाद पैदा होगा। उत्पादों में किसी प्रकार की रासायनिक तत्व की मौजूदगी नहीं होने से पोषक होंगे, स्वास्थ्यप्रद होंगे और किसानों को कम लागत में अधिक लाभ प्राप्त हो सकेगा। तो मेरा आप सभी से अनुग्रह है कि हम
इस दिशा में सोचें और अपने खेत के एक छोटे से टुकड़े में इसको करना प्रारंभ करें, और प्रारंभ करेंगे तो विश्वास होगा और आप प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ेंगे। किसान भाइयों, हमें पूरा विश्वास है कि आज के कार्यक्रम में मिली जानकारियों का लाभ उठाते हुए आप प्राकृतिक खेती को अपनाएंगे और रासायनिक खेती से दूरी बनाएंगे, तभी हमारी फसलें, हमारी ज़मीन सुरक्षित रह पाएगी। आप कृषि दर्शन में क्या कुछ नया देखना चाहते हैं, इसके लिए आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, टीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshanjaipur@gmail.com। इसी के साथ बस यही कहेंगे कि मेहनत का नहीं है कोई भी विकल्प, किसान की उन्नति कृषि दर्शन का संकल्प। इसी संकल्प के साथ एक बार फिर से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हल जय हलधर।